इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट फार्मेसी के इस विंग में आज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के अवसर पर हमारे बीच में संस्थान के चेयरमैन मनोहर जी, प्रोफेसर रूप कृष्ण खार जी सीनियर फार्मेसी प्रोफेशनल हैं, मिस्टर राजीव गुलाटी एक्स प्रेसिडेंट रैनबैक्सी, रमन कुमार खेपर जी और संस्थान के निदेशक डॉक्टर वंदना, उनकी पूरी टीम, संस्थान के फैकल्टी मेंबर्स, इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में आए हुए सभी डेलीगेट्स, कुछ हमारे पुराने मित्र लोग भी हैं यहाँ पर, प्रोफेसर पाठक एंड मिसेस पाठक वो चली गई हैं कहीं पे हैं, डियर स्टूडेंट्स, और जो लोग छूट गए हों उनका भी नाम इसमें इंक्लूडेड है। सभी को गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले डॉक्टर वंदना को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि ये जो फार्मेसी का एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और इस थीम पर शुरू किया है, ये रियली एक कभी विकसित भारत की भी बात कर रहे थे हम लोग, तो उस दिशा में एक हर आदमी का कर्तव्य है कि वो उस पर लाइन में चलें, और इस संस्थान ने भी अपना दायित्व निर्वहन किया है कि हम विकसित भारत में योगदान लायड इंस्टीट्यूट का कैसे होगा और फार्मेसी के सेक्टर में एआई के यूज़ में और उसकी सस्टेनेबिलिटी पर हम बात कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी बात है वो, उसके लिए पूरी टीम और उनको बधाई क्योंकि उन्होंने इस प्रोग्राम को आयोजित किया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने बताया 620 इनके पास पेपर आए थे, 510 के करीब उन्होंने एक्सेप्ट किए हैं, जिसका हम लोगों ने आपको एक विमोचन किया है एक किताब का। ये जो एआई है, और एक सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरी बार मुझे फार्मेसी के इंडस्ट्रियलिस्ट से पहली बार मिलने का अवसर दिया इन्होंने, और मैनेजमेंट को और डॉक्टर वंदना दोनों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैं पहले कभी, हम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग हैं और हमने जहां जो भी संस्थान देखे वो फार्मेसी के नहीं थे, बट एज ए वाइस चांसलर और डिफरेंट कैपेसिटी में टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ में और भी जगहों पर, और हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया था फार्मेसी में क्या हो रहा है। और अभी डिस्कशन में मैंने बताया फार्मेसी का मैंने डाउनफॉल भी देखा है और राइज जो हो रहा है अभी वो भी देखा है, और भी राइज हो रहा है। तो स्टीप राइज नहीं होना चाहिए, राइज सस्टेनेबल होना चाहिए, जो इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का टॉपिक है। तो इसमें बहुत सारी लोगों ने अपने अपने विचार दिए कि एलिमेंट्स जोड़ेंगे, तो मैं एलिमेंट्स नहीं जोड़ूंगा। जो अभी हमारे से पहले के जो स्पीकर हैं वो हमारे सभी के सीनियर हैं, तो उसमें मैं आपके सफलता के लिए एक राज उन्होंने 3 बताए हैं, मैं एक और जोड़ देता हूँ आपको। बी स्मार्ट इन योर लाइफ। स्मार्ट, SMART। स्मार्ट, आप सोचे होंगे स्मार्ट का मतलब बहुत अच्छा कपड़ा पहनना है, बहुत अच्छा अपीयरेंस है, वो स्मार्ट नहीं है। जो भी लाइफ में कोई भी काम आप टेकअप करते हो, यहाँ मैनेजमेंट के भी लोग हैं, दे नो व्हाट इज द स्मार्ट। कोई भी लाइफ में है S, हम इसको एब्रीवेट कर रहे हैं। कोई भी टास्क आप अपनी लाइफ में लेना, दैट शुड बी स्पेसिफिक। जो पहला S है, दैट इज स्पेसिफिक टास्क होना चाहिए। उसका आउटकम क्या होना चाहिए वो आपको मालूम होना चाहिए, और किस आउटकम पर आप काम करने जा रहे हो ये इट मस्ट बी क्लियर बिफोर स्टार्ट ऑफ योर वर्क प्रोजेक्ट, जो वट एवर में भी। आप यहाँ पर फार्मेसी करने, बी फार्मा करने आए हैं, तो आपका एक आउटकम है, और आउटकम आपको मालूम है कि आप 4 साल के बाद बी फार्मा करेंगे, आपको M फार्मा करना है या आपको इंडस्ट्री में जाना है, ये आपका स्पेसिफिक टास्क है। अगला जो M है स्मार्ट का, दैट इज मेजरेबल। कोई भी टास्क होगा वो मेजर होना चाहिए। मेजर क्या है? 4 साल का कोर्स है, 160-170 क्रेडिट का आपका कोर्स है जो आपको पूरा करना है, दैट इज द मेजरमेंट। जैसे मान लो यहाँ से चांद पे जाना है, तो चांद की डिस्टेंस मालूम नहीं रहेगी तो हमको कैसे रॉकेट डिजाइन करेंगे, कैसे सैटेलाइट को किस ऑर्बिट में भेजना है, ये हमको नहीं पता रहेगा। स्मार्ट का जो A है, दैट इज अटेनेबल। जो टास्क होता है आपका वो अटेनेबल होना चाहिए। अनरियलिस्टिक टास्क आप लाइफ में ले लेंगे और उसे अटेन नहीं कर पाते हैं तो लोग कहते हैं ना डिप्रेशन में चले गए, ये इस तरह से हो गया। तो अटेनेबल होना चाहिए, इट शुड बी विद इन योर रीच।
ठीक है ना, अदरवाइज इट विल क्रिएट प्रॉब्लम एंड यू विल हैव टू कम बैक, और वो फेल्योर का एक निशानी होती है. नोबडी वांट्स टू सी द फेल्योर इन देयर लाइफ, ऑल्दो कि वो भी एक सक्सेस की स्टार्ट होती है, बट कोई देखना नहीं चाहता, तो आप भी मत देखो. तो इट शुड बी अटेनेबल. अगला जो है वो दैट इज आर, योर टास्क शुड बी रिलायबल. रिलायबिलिटी आपकी स्पेसिफिक होनी चाहिए. विदाउट रिलायबल टास्क, जो भी आप कोई टास्क करेंगे वो होता भी है पूरा, उसकी रिलायबिलिटी अगर स्टेक पर है, रिलायबल नहीं है, तो नोबडी विल एक्सेप्ट इट. और जो तीसरा सब लास्ट का टी है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल वॉक ऑफ लाइफ, दैट इज टाइम बाउंड. आपको जो भी टास्क आपको दिया गया है कि 1 साल में पूरा करना है, 4 साल में पूरा करना है, तो दैट शुड बी टाइम बाउंड. और इससे हम लोग थोड़ा सा डेविएट करते हैं हमेशा. तो लाइफ में सबसे पहला ये है कि जो 3 सर ने जोड़ा है, उसमें मैंने एक जोड़ दिया है कि बी स्मार्ट. हम कहते हैं स्मार्ट ग्रिड है, स्मार्ट ड्रग आएगा अभी, स्मार्ट ड्रग डिलीवरी सिस्टम होगा, ठीक है. ये जितने भी स्मार्ट हैं वो सब इसी को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये अपनी लाइफ में भी अगर आप इसको इनकलकेट करेंगे, दैट विल बी गुड फॉर यू पीपल. अब हम लोग बात करते हैं एआई पर. 2006 में जब मैं पीएचडी कर रहा था, तो मेरे को जो टॉपिक दिया, हमारे गुरुजी हैं डीएस चौहान साहब, वो यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी के फाउंडर वाइस चांसलर थे. उन्होंने कहा तुम ऐसा करो, कुछ न्यूरल नेटवर्क पर काम करो. 2001 में तो हम लोगों ने ढूंढा, उस समय गूगल तो था नहीं, आप जो सर्च करते हो गूगल में ऐसा नहीं है. तो जितने भी आईआईटीज़ हैं उनके लोगों के पास गए कि क्या हुआ. न्यूरल नेटवर्क, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, एआई का जो ओरिजिनल जेनेसिस है वो एएनएन है. जो हमारे दिमाग में न्यूरॉन होते हैं, उसको हम आर्टिफिशियली सॉफ्टवेयर से बनाते हैं, और फिर उन्हीं न्यूरॉन को ट्रेन करते हैं, जो ट्रेनिंग के बाद आपका एआई एप्लीकेशन में जो हम यूज़ करते हैं. तो मुझे नहीं मालूम था कि 2006 में जब हमने उसका काम पूरा किया कि एआई इतना बड़ा हो जाएगा. नहीं तो हम सारा काम छोड़ के एआई पे ही रहते हैं. हम भी एक कंपनी खोले होते एआई का. हम लोगों ने उसको पावर सिस्टम में यूज़ किया. आज की डेट में एआई आपके डे टू डे लाइफ में इनकल यूज़ करने के लिए आ गया. किसी भी टेक्नोलॉजी को जब आप यूज़ करने जाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस बहुत होता है. एआई का भी आज की डेट में रेजिस्टेंस है. आपके फार्मेसी सेक्टर में भी एक वर्ग ऐसा है जो कह रहा है कि अनएथिकल प्रैक्टिस ऑफ एआई इज गोइंग टू लीड द डिस्ट्रक्शन इन द कॉमन सोसाइटी. इस पे भी हम लोगों को चर्चा करनी है, और मैं आपके डायरेक्टर मैडम से कहूँगा कि अगला जो रखना, एथिकल एप्लीकेशन ऑफ एआई इन फार्मेसी. अभी लोगों ने बताया कि कैसे चेंज होता है, तो टेक्नोलॉजी का कैसे विरोध करते हैं उसका तो मैं भुक्तभोगी हूँ. 87 में मैंने बीटेक किया, और मेरी सबसे पहली नौकरी लगी एचसीएल कंप्यूटर में. 87 में एचसीएल कंप्यूटर. आप सोचिए कितना दिन हो गया, ऑलमोस्ट 13 साल ये, और 37 ईयर्स, 38 ईयर्स. हम लोग गए, लखनऊ में पोस्टिंग हुई थी, मार्केटिंग का काम मिला हुआ था, कंप्यूटर बेचना था. 87 में किसी को बता दो कंप्यूटर खरीदना, तो उसको लगता था कि पता नहीं क्या है, कंप्यूटर कैसे है, कितने रुपए का है. उस समय महंगा भी था. हमने तो मेन फ्रेम कंप्यूटर पर काम किया, जो एक अलमारी की तरह होता है पूरा. जो आप गोदरेज की अलमारी देखो, आप वही पूरा अलमारी ही कंप्यूटर. उसका एक मॉनिटर बाहर रखता था, वायर से कनेक्ट करके रखते. हमने फोर्ट्रान की प्रोग्रामिंग इतने बड़े सीट पर करी है, बड़ी सी फ्लॉपी ड्राइव यूज़ कर रहा है. तो कंप्यूटर में जब हमारी नौकरी लगी तो हम लोग गए बेचने के लिए. तो लखनऊ में सबसे लोगों ने बताया कि आपको सबसे ज़्यादा यूज़ कंप्यूटर का बैंक के लोग करेंगे और रेलवे के लोग करेंगे. रेलवे का तो नाम नहीं है, बैंक के लिए आया, क्योंकि बैंक में डेटा बहुत यूज़ होता है कस्टमर का. तो वहीं लखनऊ में हजरतगंज में, जो लोग लखनऊ में आते जाते हैं, हजरतगंज में एक स्टेट बैंक की बहुत बड़ी बिल्डिंग है. आज भी वैसे ही है जो 87 में थी. थोड़ा पेंट वेंट बदल लिया है उन्होंने, बट बिल्डिंग वही है, बहुत पहले से बनी हुई है. तो एक डीजीएम साहब के पास हम 3 लोग गए अपॉइंटमेंट लेने. तो बड़े दिनों के बाद उन्होंने अपॉइंटमेंट दिया. तो उनसे हम लोगों ने कहा कि साहब ये कंप्यूटर है एचसीएल का. एचसीएल का उस समय कंप्यूटर पहले वो था 80 एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी.
XT यहाँ से शुरू हुआ था। फिर एडवांस टेक्नोलॉजी आई 80 में भी 386, 286, 386, 486, देन पेंटियम 1, पेंटियम 2, पेंटियम 3, पेंटियम 4, 5 और उसके बाद अब हम लोग आई पे चल रहे हैं। तो डीजीएम साहब तो नहीं कुछ बोले, उनके यहाँ कोई सज्जन बैठे हुए थे, उन्होंने कहा आप लोग तो समाज के दुश्मन आ गए हो। दैट वाज द स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने वाला है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और आप लोग दुश्मन हो, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए आए हो। जो पुराने लोग यहाँ बैठे हैं, मैं बताना चाहता हूँ इस देश में अगेंस्ट कंप्यूटराइजेशन 2 बड़ी स्ट्राइक हुई है, रेलवे ने की है और बैंक ने की है। और आज की डेट में ये दोनों सेक्टर आज की डेट में बिना कंप्यूटर के रह नहीं सकते, इतना चेंज है। तो हमें लगा यार कहाँ फंस गए हम, चलो एमटेक करते हैं। आदमी के पास कोई चॉइस नहीं मिलता है तो देन चलो एमटेक करते हैं, कम से कम घर में तो बताने के लिए रहेगा ना कि 2 साल और पढ़ना है भी, तब नौकरी की गुंजाइश होगी। एनीवे, अब हम आते हैं जो एआई का हमने बताया, एथिकल प्रैक्टिसेस, अनएथिकल प्रैक्टिसेस, बहुत एनॉर्मस। इसके शब्द तो 2 हैं जो इन्होंने बोला कि एकेडमिया और इंडस्ट्री का ये लिंकेज भी है, नो डाउट बहुत अच्छा शब्द है। और मैं आपको बता दूं, मैं ये पिछले 5 सालों से हो रहा है जब इंडस्ट्री के लोग एकेडमिया से इंटरेक्शन बढ़ा रहे हैं। पहले दोनों हार्ड बाउंड्रीज थी, जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं उनको मालूम था कि हमने जो पढ़ा दिया वो इंडस्ट्री को लेना मजबूरी है इनकी, भाई रिसोर्स पर्सन नहीं मिलेंगे तो ये लोग क्या करते हैं, आपको जब यहाँ से जाते हैं आप तो आपकी ट्रेनिंग कराते हैं, अपने हिसाब से ये ट्रेन कर लेते हैं अपने आप को। बट आज की डेट में आपका ट्रेनिंग कॉस्ट इज मच हायर कंपेयर टू द जो डेवलपमेंट हो रहा है फास्ट। तो इसलिए ये इंडस्ट्री के लोग चाहते हैं कि ये बच्चे हमारे इंस्टीट्यूशन में ही इस लेवल के ट्रेंड होके आए कि इनके लिए ज़्यादा समय नहीं व्यतीत करना पड़े, इसलिए ये इंटरेक्शन बढ़ा है। और अच्छी बात है कि हमारे साथ अभी जो जायडस के चेयरमैन हैं पंकज पटेल जी, उनको हम लोगों ने अपने एक कॉलेज के बीओजी का चेयरमैन बनाया। तो पंकज पटेल जी को बड़ा रिक्वेस्ट करनी पड़ी, उन्होंने बोला भाई मीटिंग करने आएंगे तो हम अपने हवाई जहाज से आएंगे, तो इतने बड़े लोग हैं। तो मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, अभी हमारी टेक्निकल यूनिवर्सिटी के साथ उनका कोलैबोरेशन होगा कि कैसे हम फार्मेसी सेक्टर में हम टेक्नोलॉजी को लेके जाएं। और पहले हार्ड बाउंड्री थी, हम लोग भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पढ़ते थे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को ये मानते थे कि ये ठीक नहीं है और बायोलॉजी वाले मानते थे ये ठीक नहीं है। तो ये जो हार्ड बाउंड्रीज हैं वो भी मर्ज हो गई हैं। और दूसरा, एआई के लिए कोई टेक्नोलॉजी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ फार्मेसी के लोग बैठे हैं, मैं बताना चाहता हूँ एआई के लिए आपको कोई मैथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और आप एआई के बारे में एक्सपर्ट हो सकते हैं। एक बीटेक इंजीनियरिंग किए हुए लड़के से ज़्यादा अच्छा एक्सपर्ट आप बन सकते हो एआई के अंदर। बस केवल आपको जो अभी ये चैट जीपीटी की बात कर रहे थे ना कि चैट जीपीटी ने बना दिया, मेरे पास भी चैट जीपीटी का बनाया हुआ कागज़ है। आज की डेट में चैट जीपीटी को यूज़ करने के लिए भी आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आनी जरूरी है। अब सोचिए, चैट जीपीटी जनरल तो कोई भी यूज़ कर लेगा, बट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, प्रॉम्प्टनेस अगर चैट जीपीटी में हम लोग नहीं इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसके सचमुच उसका फ़ायदा आप नहीं यूज़ कर पाएंगे। आपकी प्रॉम्प्टनेस कितनी है, प्रॉम्प्ट कितना अच्छा देते हो आप उस सिस्टम को, वो ज़रूरी है। फार्मेसी सेक्टर में एक टेक्नोलॉजी आ रही है, टेक्नोलॉजी का यूज़ एक्सेप्टेंस बढ़ रही है बहुत ज़्यादा। और आज की डेट में वर्ल्ड में हम टेक्नोलॉजी यूज़ करने में नंबर 1 है, बट टेक्नोलॉजी क्रिएट करने में हम नंबर 1 नहीं है। ये देश, जैसा अभी डॉक्टर वंदना ने बोला ना, उन्होंने कोट किया मुकेश अंबानी जी का, वो है। उस कार्यक्रम में मैं फिजिकली था जिसमें वो एनवीडिया के चेयरमैन और सीईओ मिस्टर जैक्सन से बात कर रहे थे, दोनों लोग स्टेज पर थे। मुकेश अंबानी जी का ये कहना था कि पहले हम लोग इंटेलिजेंस इंपोर्ट करते थे, डेटा एक्सपोर्ट करते थे और इंटेलिजेंस इंपोर्ट करते थे। नाउ इट इज टाइम टू कम, जब हम डेटा हम अपने पास रखेंगे एंड वी विल क्रिएट ए इंटेलिजेंस एंड इंटेलिजेंस बाहर भेजेंगे। इन्होंने बताया इनोवेशन पर काम कर रहे हैं, स्टार्टअप्स की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है फार्मेसी सेक्टर में।
बहुत ही बढ़िया फील्ड है और ये फील्ड ओपन है हम लोगों के लिए, मतलब हम लोगों के लिए, मतलब हमारे देश के लिए। और विकसित भारत अगर 2047 में बनना है तो निश्चित तौर पर हमारे फार्मेसी से, ऑलरेडी हम लोग फार्मा में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं विश्व में। अभी बता रहे थे कि हमारे यहाँ जाके वहाँ से मैन्युफैक्चर करके यहाँ बेचते हैं। अभी मेड इन इंडिया करना, मेक इन इंडिया करना हमको। स्टार्टअप्स की अपॉर्चुनिटी बहुत है और स्टार्टअप आपके भरोसे ही चल सकता है। जो हमारे छात्र बैठे हैं, जो हमारे डेलीगेट्स आए हुए हैं, मैं आपको कुछ स्टार्टअप्स के एग्जाम्पल देता हूँ। हम विकसित भारत बनने की तैयारी कर रहे हैं, सभी लोग इस पूरे हाल में, क्या सभी देश के वासी ये चाहते हैं कि हम विकसित भारत बने और विश्व को लीड करें इन टर्म्स ऑफ ऑल फील्ड। कैसे लीड करेंगे? अमेरिका की जीडीपी कितनी है? $30 ट्रिलियन। और अमेरिका के बाद जो दूसरे नंबर पर है वो $19 ट्रिलियन की जीडीपी है चाइना की। पहले और दूसरे में $11 ट्रिलियन का गैप है। अब आप आइए, 2 हो गए उधर, हम 5वें नंबर पर आज की डेट में हैं। तो हमारे से ऊपर वो जर्मनी और जापान 2 बचे हुए हैं। हमारा $4 ट्रिलियन की जीडीपी इस समय रफली पहुंच गई होगी। हमारे से ऊपर जर्मनी है या जापान है, और हम इन दोनों को, ये दोनों क्या है, 4.28 4.37 के करीब है इन दोनों लोगों के ऊपर। तो हमारी जो जीडीपी की ग्रोथ चल रही है वो विश्व में सबसे अच्छी है। और हम ये मान के चल रहे हैं कि आने वाले कुछ वर्षों में हम इन दोनों को तो पछाड़ देंगे। तो मान लो 4.5 पे आ गए, राइट। 4.55 से $19 ट्रिलियन कैसे पहुंचेंगे? और 19 ट्रिलियन से 30 ट्रिलियन, उनकी भी जीडीपी का ग्रोथ बहुत नेगेटिव है, बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन वो इतना आगे है कि हमको उसको रेस अप करना है। और ये तभी संभव है जब आप स्टार्टअप के रूप में इनोवेशन इंक्यूबेशन सेंटर, आप जैसा बताया डायरेक्टर मैडम ने कि वो आप कर रहे हैं, और इसमें सभी लड़कों को प्रतिभा करना। आप नौकरी करो न करो, आप हायर एजुकेशन में जाओ, एक स्टार्टअप अपना डेवलप करना, और स्टार्टअप छोटी छोटी प्रॉब्लम इंडस्ट्री की आएगी वो सॉल्व करो। आइडिया भी आपका क्लिक कर सकता है। मैं आपको 4-5 कंपनियों के नाम बता रहा हूं, इन कुछ लोगों के नाम लिया है। एनवीडिया, जो आज की डेट में 80% एआई का शेयर रखता है मार्केट का। शेयर का मतलब कि जितने वर्क हो रहे हैं उनका जो अगर पैसे के टर्म में करोगे तो 80% कंट्रीब्यूशन इज विथ एनवीडिया। आपको मालूम है एनवीडिया क्या करती थी? एनवीडिया कंप्यूटर में ग्राफिक्स कार्ड बनाती थी। ग्राफिक्स कार्ड से इनोवेशन करते करते उन्होंने अब अपने आप को ग्राफिक्स कार्ड का तो टैग हटा दिया, अब वो एआई का टैग लगा दिया। और ग्राफिक्स कार्ड से एआई का क्यों लेना देना था? क्योंकि ग्राफिक्स कार्ड में हम क्या करते हैं, कंप्यूटेशन करते थे। हमारी पिक्चर आपको सही दिखानी है तो उसके जो सेल हैं, कंप्यूटेशन, जितने भी पिक्सल्स हैं वो हम डाइवर्ट करते थे, इसलिए ग्राफिक्स कार्ड में इंप्रूवमेंट किया, अब वो एआई में आ गए। जैसे मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, हमने 5 पेटाफ्लॉप की एक लैबोरेटरी लगाई हुई है एआई की AKTU के कैंपस में। 5 पेटाफ्लॉप का मतलब ये हो गया कि 5 × 10⁻15 फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। 5 पेटाफ्लॉप, जो कि बहुत ही बेसिक है आज की डेट में। जो उस दिन उस मुकेश अंबानी जी के साथ जो बात चल रही थी, तो मुकेश अंबानी जी ने मिस्टर जैक्सन से यही कहा, जब आपका 200 वाला आएगा तो हम उसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। 140 का आया था तब उन्होंने बोला था मुकेश अंबानी जी ने कि हम करेंगे, और आप कह रहे हैं 200 वाला आएगा तो करेंगे। 200 पेटाफ्लॉप, 200 × 10⁻15 फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। कोई कभी नहीं कर सकते, हम लोग सोच ही नहीं सकते। इतना सोचने में ही तो इतना चला गया 1 सेकेंड में। अभी इसके साथ क्वांटम भी आने वाला है, आ ही गया है वो, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है, अभी ज़्यादा समय नहीं है। तो जो कंप्यूटेशन जहाँ जहाँ भी होगा, आपके फार्मा में सबसे ज़्यादा कंप्यूटेशन, जो हमारे जो फार्मासिस्ट थे जो बायोलॉजी बैकग्राउंड के साथ जाते थे, उनके साथ दिक्कत ये थी कि हम लोग कंप्यूटेशन में कमज़ोर थे। अभी इनको टूल मिल गया है तो निश्चित तौर पे आप बड़ा अच्छा करेंगे। तो एनवीडिया की जीडीपी कितनी है मालूम आपको? $2.9 ट्रिलियन। हमारे देश से थोड़ा सा ही कम है। उनके पास 3 लाख लोग हैं बस।
हमारे पास 140 करोड़ है। फेसबुक सभी लोग यूज करते हैं। फेसबुक की जो जीडीपी है वो 2.75 ट्रिलियन डॉलर की है, 2.5 to 2.75 ट्रिलियन। सभी लोग मोबाइल में फेसबुक यूज करते हैं। फेसबुक इंडिया को नहीं देता कुछ, बट टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं। फेसबुक ने व्हाट्सएप को परचेस किया, सबसे बड़ी डील है इस समय। व्हाट्सएप कोई फैक्ट्री नहीं थी बाउंड्री लगी हुई जिसमें कोई मशीनें थी जिसको उन्होंने फेसबुक ने खरीदा। दे हैव टेकन ए कंसेप्ट, दे हैव परचेज ए इनोवेशन। और ये दोनों स्टार्टअप कंपनियां थी शुरू में। एनवीडिया शुरू में स्टार्टअप कंपनी थी, बाद में वो मैन्युफैक्चरिंग में चले गए। माइक्रोसॉफ्ट, मैं उन कंपनियों के नाम ले रहा हूं जिनकी जीडीपी 2.5 और 3 के बीच में है। गूगल, एप्पल तो मान लो मैन्युफैक्चरिंग करता है। सभी लोग एप्पल का फोन यूज करते हैं। ये नहीं पता हमको कि एप्पल के उसके फीचर्स क्या हैं, कितने फीचर्स के लिए हमको फोन रखना है, वो हम नहीं डिसाइड करते। हम मानते हैं टू कैरी ए एप्पल फोन इन हैंड इज ए स्टेटस सिंबल। i7 लॉन्च होगा तुरंत मार्केट में। सबसे ज़्यादा इंडिया इस समय एप्पल में सबसे ज़्यादा आगे है एप्पल के फ़ोन को यूज़ करने में। हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी क्रिएट नहीं कर रहे हैं। दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। और आज इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जितने एक्सपर्ट स्पीकर्स हैं, जितने भी डेलीगेट्स हैं, मैं उन सब से अनुरोध करता हूं कि आप टेक्नोलॉजी क्रिएट करने के बारे में सोचिए। ये क्यों नहीं है? हमारे पास पेटेंट नहीं है। एक हल्दी पे पेटेंट था, किसी तरह बचा है, नहीं तो वो भी दूसरे लोग करा के लेके गए थे। फार्मेसी के सेक्टर का है, मैं इसलिए कह रहा हूं। हमारे पास पेटेंट नहीं है। हमारे पास रिसर्च पेपर तो बहुत हैं, इसमें इंडस्ट्री का कोई दोष नहीं है। इसमें दोष हमारा है, हमारी फर्टिनिटी का है। फैकल्टी मेंबर्स जितने एकेडमिक्स के लोग हैं उन सब का दोष है कि हम अच्छा रिसर्च नहीं कर रहे हैं। रिसर्च किस लिए कर रहे हैं? हमारा कैश में प्रमोशन हो जाए, हमारी नौकरी यहाँ लग जाए, हमारे 4 पेपर किसी तरह गिनती कर दो आप, चाहे वो पेपर पेड जर्नल में पब्लिश हुए हों। तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है। हमारे देश की जीडीपी जो हमारे यहाँ भी बिजनेसमैन है, आपको बताऊँ यूपीआई हमारा एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। यूपीआई हमारे देश के लिए गेम चेंजर होने जा रहा है। पूरे विश्व में ज़्यादातर देश इस यूपीआई को यूज़ अभी करने लगे हैं। अभी एफटीए की बात कर रहे थे, उसके अंदर एक कंडीशन भी रखी हुई है, हम देंगे यूपीआई आपको। मेरा ये कहना है कि ये जो कंपनियां हैं, आप ऊबर का ले लो, ऊबर इज ऑल्सो ए स्टार्टअप। दे डोंट हैव ए कार इन देयर नेम। आज हर आदमी ऊबर कर लो, ऊबर से गाड़ी ले लेते हो आप। तो मेरा आपसे सबसे अनुरोध है कि आप इनोवेशन पर ध्यान दो, आइडिया पे ध्यान दो। ये जैसे उन्होंने एक आईबीएम के साथ एक आपकी लैब बना रही, एनालिटिकल लैब, और ये बहुत ही अच्छा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आईबीएम के साथ हमने भी अपनी यूनिवर्सिटी के साथ एक एमओयू किया है, और आईबीएम लखनऊ में एक प्लांट लगाने जा रहे हैं, और उन्होंने 2 इंस्टीट्यूशन को सेलेक्ट किया हुआ है उनके साथ। जो है वो एक AKTU है, दूसरा IIT कानपुर है। तो हम लोग इनके साथ करें। अभी ये भी आइडिया का एक हैकेथॉन कराएंगे। उन्होंने मेरे से कहा है कि 100 लड़कों को हम एम्प्लॉय करेंगे IBM में, और बाउंड्री नहीं है उसमें कि इंजीनियरिंग के होंगे, फार्मेसी के होंगे। जो उस आइडिया में आएंगे उनके बाद इन IBM के लोग उसको नर्चर करेंगे और अपने लिए एम्प्लॉयबल बनाएंगे, और फिर वो अपने IBM में रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि उनको एक प्रोडक्ट बनाना है, आपके आइडिया पर पेटेंट करना है, और फिर उनकी जीडीपी बढ़ेगी, हम उसके पीछे पीछे रहेंगे। ऐसा है। तो इसलिए आप सभी को IBM का एक एग्जांपल देखो। आप IBM इंडिया से वाइप आउट हो गई थी, नाउ अगेन दे आर कमिंग टू इंडिया। तो मेरा आज आप सबसे जो आज अच्छा विषय पे काम किया। आज की डेट में $3 बिलियन AI का यूज़ हो रहा है फार्मेसी इंडस्ट्री में। 2025 तक ये डेटा है जो चैट GPT बताता है। जो आपके पास जो चैलेंजेस हैं इसके लिए, एक सस्टेनेबिलिटी लिखा हुआ है इसके अंदर। AI के यूज से सस्टेनेबल क्या होगा?
एक सबसे पहला ये है कि एआई आपको एनर्जी एफिशिएंट बनाता है, एनर्जी एफिशिएंट बनाएगा। मतलब आप सोच नहीं सकते। देखिए, रोबोट आज की डेट में रियलिटी है। रोबोट में केवल ह्यूमन जो इमोशंस है वो डालना है बस। जिस दिन हमने रोबोट के अंदर ह्यूमन, उस पर काम चल रहा है बहुत तेजी से, जिस दिन हमने रोबोट को इमोशंस के साथ जोड़ दिया या इमोशनल बना दिया, जो अभी सर कह रहे थे इमोशनल इंटेलिजेंस जरूरी है, इसीलिए जरूरी है, इसीलिए रोबोट जो है आदमी के बराबर तो है, बट कई जगहों पे लीड करेगा वो हमसे। तो अभी आने वाले समय में, और चैलेंजेस ये सभी लोगों के लिए जो इस टेक्नोलॉजी के साथ चलेगा वो आगे रहेगा, और सभी लोग चाहते हैं भारत विकसित बने। और मैंने आपको जीडीपी का ये जो गैप दिखाया है, और हम इसके बावजूद भी ये हिम्मत रखते हैं, पैशन है हमारा कि हमारा देश $30 ट्रिलियन को क्रॉस करेगा, 2047 में करे। हम लोग तो देखने के लिए बहुत सारे लोग इधर नहीं मिलेंगे, बट आप लोगों के भरोसे ही हम लोग कमिट कर रहे हैं, जो ये हमारी ऑडियंस बैठी है सामने, कि हम विकसित भारत बनेंगे और हम अपने बच्चों को इस लायक बनाएंगे कि वो इस विकसित भारत बनाने में हमारी मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।